ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बामसेब की और बामसेब के बारे में हम जान रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। हमारे साथ हैं वामन मेश्राम जी। इस वक्त आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हमारा ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस कार्यक्रम को जरूर शेयर करें और इस चैनल के जरिए हम आप तक बहुजन मुद्दों की सार्थक चर्चा पहुंचाते रहेंगे। बट अगर उस वक्त कांसीराम साहब ने मायावती जी की जगह आपको प्रमोट किया होता तो आप रहते? नहीं, हम लोग इंडिविजुअल लेवल पर सोचते नहीं थे किसी एक आदमी को प्रमोट करने का, और गलतियों के साथ में बहुत सारी गलतियां ऑब्जेक्टिव आइडियोलॉजी का प्रवर्तन के साथ में समर्थन करने का समझता थी। इस वजह से बामसेब ने अपने आप को, अपने वजूद को अपने ऑब्जेक्टिव के लिए बचा के रखा। अगर वो खत्म हो गई होती, बामसेब थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, खत्म हो गई होती तो फिर वो मूवमेंट का क्या होता? जो आज हमसे लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि अभी आपसे हमें भविष्य में अपेक्षाएं है, तो ये जो संभावना आज लोग देखते हैं, यदि हमने उस समय वो फैसला नहीं किया होता। नहीं तो क्यों आपको लगा कि वो खत्म हो जाएगी, जबकि कांसीराम साहब ने कहा था कि अगर इससे कोई गद्दारी करेगा तो उसको निकाल देंगे? तो आपने ये क्यों सोचा कि जो बामसेब है वो खत्म हो जाएगा? बामसेब जिसके लिए बनाया गया था, जिस मकसद के लिए बनाया गया था, उस मकसद के लिए अड़ा रहा। अच्छा। उसके लिए ना, तो वो चाह रहे थे, बाद में वो चाह रहे थे मकसद छोड़ दें, वो नहीं, बाद में ये हुआ कि बाद में जब मायावती ने ही उनके साथ धोखाधड़ी करना शुरू कर दिया, तब उन्होंने हमसे संपर्क किया। जी। एक डिप्टी कमिश्नर थे उल्लासनगर में, रिटायर हो गए थे इनकम टैक्स में। उन्होंने मुझे अपने घर में खाना खाने के लिए बुलाया जी, और कहा कि आप काशीराम जी को समर्थन क्यों नहीं करते? तो मैंने उनको कहा कि हम जो कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं उसके विरोध में कोई कैंडिडेट खड़ा करते हैं क्या? कहा कि नहीं। फिर जब हम खड़ा नहीं करते और वहां पर अगर हमारे सपोर्टर लोग हैं तो वो किसको वोट देते? कांग्रेस को, बीजेपी को देते? कहा कि नहीं, वो तो फिर इनको ही देते। तो फिर काय के लिए तुम हमको समर्थन देने की बात कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? तो उसने हमें नहीं बताया, वो कमिश्नर ने हमको नहीं बताया कि मायावती जो है बीएसपी के अंदर काशीराम के विरोध में काम कर रही है, छुपा के रखा। फिर कस्टम एंड एक्साइज के डिप्टी कमिश्नर ने बोरकर, जो बॉम्बे में कस्टम एंड एक्साइज में डिप्टी कमिश्नर थे, उसको कहा कि भाई मेरे घर में काशीराम जी मिलने के लिए आ रहे हैं, खाना खाने के लिए आ रहे हैं, ऐसा करो आप भी आ जाओ, आप मिल लो। तो बोरकर ने मुझे पूछा कि क्या करना चाहिए, काशीराम जी से बात करना चाहिए? तो मैंने कहा यकीनन बात करना चाहिए। कहा क्यों बात करना चाहिए? ये काशीराम जी के दिमाग में क्या चल रहा है, बातचीत करने के बाद ही पता चलेगा जी। तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया, वो गए नहीं। उसके बाद में हमें पता चला, जो उन्होंने पे बैक टू सोसाइटी नाम का संगठन बनाया, उसके सपोर्टरों ने, मायावती ने अकाउंट पर बीएसपी के कब्जा कर लिया और काशीराम जी को घूमने फिरने के लिए पैसा देना बंद कर दिया। तो पे बैक टू सोसाइटी नाम का कार्यक्रम बनाकर बीएसपी के लोगों ने काशीराम जी को अलग से पैसा देना शुरू कर दिया। तो हम लोगों को पता चला कि मायावती ने काशीराम जी को घूमने फिरने के लिए सारे देश भर में पैसा देना बंद कर दिया। तो तब हमको पता चला कि जिस कमिश्नर ने पहले मुझे उल्लासनगर में बुलाया था, वो उस समय से जानता था और उसके लिए समर्थन मांग रहा था। और बोरकर को
मिलने की बात भी काशीराम जी के द्वारा ही उस कमिश्नर को कही गई थी। इसका मतलब ये है मान्यवर कि जिस व्यक्ति के लिए हमने बामसेप को काशीराम जी से अलग किया, उसी व्यक्ति ने काशीराम जी के साथ धोखाधड़ी की, मायावती ने। और बाद में जब उनको एहसास हुआ तब वो हमसे फिर दोबारा संपर्क करने लगे। ये तो बात हमने पहले कही उनको। ये बात जो हमने पहले उनको कही तब उन्होंने नहीं सुना। आप दो अलग अलग चीजें कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बीएसपी ने पैसा देना बंद कर दिया, फिर कह रहे हैं पैसा भी दिया कांसीराम साहब को प्रचार के लिए, फिर आप कहते हैं कि मायावती की वजह से छोड़ दिया, फिर आप कह रहे हैं कि मायावती ने धोखा दिया। जब आप खुद छोड़कर चले गए थे तो फिर मायावती ने कैसे सुनिए, धोखा आप दिया? लोग देखते नहीं हो भाई। वो हॉस्पिटल में एडमिट थे तो दिल्ली में जितेंद्र कुमार और चिरंजी लाल जो पुराने बामसेप के कार्यकर्ता थे, ओल्ड टाइमर थे, वो उनको मिलने के लिए गए हॉस्पिटल में। तो इन्होंने पूछा कि क्या हालचाल है आपका, अभी आप हॉस्पिटल में हैं? तो कहा मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, वो चार्ज करने के लिए यहाँ एडमिट हो गया हूँ। तो फिर उन्होंने वो हमारे बारे में, बामसेप के बारे में पूछा। तो फिर इन्होंने बताया ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अरे यार, सब उन लोगों को, सारे देश भर में बामसेप को बढ़ाना चाहिए, आगे इस बात को ले जाना चाहिए। ये बात जितेंद्र कुमार और चिरंजी लाल को, वो जो एडमिट थे हॉस्पिटल में, उन्होंने कही। इसका मतलब ये है कि हम तो सही राह पर थे, इसीलिए तो वो बेड पर हॉस्पिटल में होने के दौरान उन कार्यकर्ताओं के साथ ऐसी बात कर रहे थे। तो जो आप कह रहे हैं, आपको बहुत सारी बातों की जानकारी नहीं है। जी जी, आप लोगों से ही होती है जानकारियां, तो आप लोग, हम लोग सब आप लोगों से जानकारियां बढ़ाते हैं। मैं इसी आधार पर ये जो एग्जाम्पल आपको दिया, ये जो आपको बता रहा हूँ, हमने पहले इस बात का असेसमेंट किया था कि इसका भविष्य अच्छा नहीं होगा, इसका नतीजे अच्छे नहीं होंगे। हमको काशीराम जी के द्वारा राजनीति करने के लिए ऑब्जेक्शन नहीं था, गलत बातों को, गलत व्यक्तियों को प्रमोट करने के लिए ऑब्जेक्शन था। वही तो मैं जानना चाहता था, अगर वो आपको प्रमोट करते तो शायद आप रहते वहां। मैं तो बहुत जूनियर कार्यकर्ता था, मैं तो केवल औरंगाबाद के लेवल पर काम करने वाला कार्यकर्ता था। मैं तो उस लेवल पर राष्ट्रीय स्तर, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि किसी को प्रमोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा लोगों को नेशनल लेवल पर प्रमोट किया जाएगा, तभी तो आंदोलन बढ़ेगा, संगठन बढ़ेगा। ये तो सामान्य बात है। मैं ऑर्गेनाइजेशन बहुत भली जाति जानता हूँ, 43 ईयर मैंने संगठन बनाने का, चलाने का, संचालन करने का काम किया, तो मैं जानता हूँ। मगर मैं ये कहता हूँ कि मैं तो कभी किसी गलत आदमी को प्रमोट नहीं करता। नहीं तो अभी बामसेप में भी तो सिर्फ वामन मेश्राम जी को ही लोग जानते हैं, उन्हीं मतलब ये समझिए कि बामसेप सिर्फ वामन इतना बड़ा संगठन, एक आदमी के प्रमोशन से, एक आदमी से थोड़ी इतना बड़ा संगठन चलता है। ये 542 जिलों में जब संगठन चलता है तो हमारे पास तहसील में भी नेतृत्व करने वाला आदमी है, जिले में भी है, कमिश्नरी में भी है, स्टेट में भी है और सेंटर में भी है। और मैं 5-5 दिन का ट्रेनिंग देता हूँ। तो अभी 5 लोग राष्ट्रीय स्तर पर 5-5 दिन का ट्रेनिंग देने वाले लोग हो गए हैं। मतलब सेकंड लाइन तैयार है। आरएसएस में तीसरे आदमी का नाम पता है? नहीं पता तो नहीं है। सरसंघ चालक का और जनरल सेक्रेटरी का, जोशी का, तीसरे आदमी का नाम बताओ। नहीं पता नहीं। मगर तीसरा आदमी जैसे ही जरूरत होती है सामने आ जाता है, क्योंकि उधर लाइन में है। हमारे पास सेकंड लाइन है, हमारे पास थर्ड लाइन है, हमारे पास फोर्थ लाइन है जी, एक साथ। मगर जो सेकंड लाइन में है उन लोगों को सभी लोगों के सामने नहीं लाया जाता, जब जरूरत हो तब लाया जाता है। तो फिर बीएसपी से क्यों ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने अगले नेता का नाम बताएं, अगले नेता का नाम बताएं? बहुत सारी मांग उठती रहती है। हमने कब कहा? नहीं, सभी लोग कहते हैं। हम काशीराम जी के रेफरेंस पे बता रहा हूं, हम काशीराम जी के रेफरेंस से बता रहे हैं और कुछ नहीं। काशीराम जी के रेफरेंस पे बता रहे हैं कि काशीराम जी जो है, अगर किसी व्यक्ति को प्रमोट कर रहे हैं, करना चाहिए, प्रमोट करना पड़ेगा जी। मगर प्रमोट करते वक्त ध्यान रखना होगा हमारे आंदोलन के भविष्य को।
किसी इंडिविजुअल के लिए मूवमेंट नहीं बनाया, जिंदगी नहीं लगाया लोगों ने, किसी मकसद के लिए जिंदगी लगाया। तो मकसद खापर्डे साहब, पूना में खापर्डे साहब अपने परिवार को केवल 1000 रुपया देते थे और सारी की सारी सैलरी आंदोलन पर खर्चा करते थे। जी। मैं पूरी की पूरी सैलरी खर्चा करता था, 1000 भी नहीं, मैं अपने परिवार को एक नया पैसा नहीं देता था। तो ऐसे हजारों लोग थे सारे देश भर में, ये किसी मकसद के लिए काम कर रहे थे, किसी इंडिविजुअल को आगे बढ़ाने के लिए नहीं। अगर वो इंडिविजुअल मकसद को आगे बढ़ाने का काम करता तो किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, और वही बात सामने आ गई जी। जो हम लोग 84 में कह रहे थे, वही बात में सामने आई। फिर मायावती ने हमको नहीं, काशीराम जी को ही धक्का लगा दिया। काशीराम जी के जीवित रहते ही उसको नेशनल प्रेसिडेंट से हटा दिया। अब बहुत सारे लोग, यानी पूरा देश जो है, या यूं कहें कि देश के तमाम दलित जितने भी हैं, जो कि दबे हैं, पिछड़े हैं, जिसको हम कई प्रकार के नामों से जानते हैं, ये सारे लोग चाहते हैं कि जितने भी ये नेता हैं जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं अलग अलग संगठनों के माध्यम से, ये लोग इकट्ठा क्यों नहीं होते हैं? क्या कारण है? क्या कि सभी की अपनी अपनी, सभी के उद्देश्य तो एक ही है, और फिर ये उद्देश्य जब एक ही है तो फिर उसके लिए सब लोग एकत्रित क्यों नहीं होते हैं, इकट्ठा क्यों नहीं होते हैं? कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ दिक्कत है? जैसे आप पत्रकार है ना, आप पत्रकार हैं, पत्रकार तो एक बुद्धिजीवी माना जाता है। तो मुझे नागपुर में जब दीक्षा भूमि के दौरान एक प्रोफेसर ने मुझे पूछा, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं जी, कि इधर सारे संगठन जो है पूरी पूरी खीर पूरी जो है, जो लोग आते हैं गांव-गांव से, उनको खिलाने के लिए स्टॉल लगा रहे हैं। मामसेर का कोई खीर पूरी खिलाने वाला कोई स्टॉल नहीं दिख रहा है जी। एक प्रोफेसर ने मुझे पूछा, जैसे आप पूछ रहे हैं ना अभी, वैसे उसने पूछा। तो मैंने कहा वो जो रेल के जो हमाल है ना, वो हमाल भी पूरी भाजी का स्टॉल लगा रहे हैं। वो हमालों के सोचने में और प्रोफेसर के सोचने में अंतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या होना चाहिए? मैं कहा क्यों नहीं है? वो हमाल भी वही सोच रहे हैं और आप प्रोफेसर है, आप भी वही सोच रहे हैं। मगर प्रोफेसर तो एक बुद्धिजीवी आदमी होता है, वो और हमाल दोनों एक लाइन में सोचते हैं, तो इसका मतलब है वो सोच नहीं रहा है, केवल लोग कह रहे हैं इसलिए फॉलो कर रहा है। आप भी वही कह रहे हैं। नहीं तो भोजन खिलाना तो सारे नेता खिलाने में क्या गलत है? दोनों अगर खिला रहे हैं तो क्या दिक्कत? अरे भाई सुनो ना, तुम बात, हम किसी सिद्धांत को समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं। नहीं, मगर ये तो उदाहरण बहुत अच्छा, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ प्रोफेसर को प्रोफेसर के लायक काम करना चाहिए, हमाल को हमाल के लायक काम करना चाहिए, ये बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। हम लोग प्रोफेसर के लायक काम कर रहे हैं। मैंने कहा प्रोफेसर साहब, हम अपना काम कर रहे हैं। आरएसएस वाले भी, मैंने कहा, इधर स्टॉल लगा रहे हैं खीर पूरी का, और आप लोग भी लगा रहे हैं, तो क्या दोनों बराबर है? तो ये बात मैं एक सिद्धांत समझा रहा हूं, बात समझा रहा हूं। तो काशीराम जी को ये कहा गया था, जो आप पूछ रहे हो ना, कि ये नेताओं को आप इकट्ठा क्यों नहीं कर रहे? तो कार्यकर्ता भी पूछते रहते थे, हमेशा, अभी भी पूछते हैं, अभी भी सभी कार्यकर्ता पूछते हैं। सुनिए तो बात सुन लीजिए, सुनने के बाद आपका बंद हो जाएगा दोबारा पूछना। इसलिए बोल रहा, मैं भी चाहता हूँ, मैं भी उत्तर ही चाहता हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ। अरे तो सुन तो लीजिए, ज्ञानवर्धन हो जाएगा। जी बताएं। तो उन्होंने कहा, देखो, नेताओं के सामने नहीं जाना चाहिए और गधे के पीछे खड़ा नहीं रहना चाहिए। तो लोगों को समझ में नहीं आया इसका क्या मतलब है। कहा कि नेता के सामने अगर मैं समझाने के लिए जाऊंगा, इकट्ठा आना चाहिए, तो वो मुझे ही भाषण देना शुरू करेगा, मुझे ही अकल बताना,
बांटना शुरू करेगा। मेरी बात सुनने के बजाय वो मुझे ही अकल बांटने का, बताने का काम करेगा, तो फिर तो उसका तो कोई फायदा होगा नहीं। बोले ये तो ठीक है, गधे के पीछे क्यों नहीं खड़ा रहना चाहिए? कहा कि गधे के पीछे खड़े रहोगे तो गधा लात मारेगा। तो नेता के सामने नहीं जाना चाहिए और गधे के पीछे खड़े नहीं रहना चाहिए। तो कहा फिर रास्ता क्या है? कहा कि जिस जनता को ये लोग गुमराह कर रहे हैं उस जनता को जगाओ, इकट्ठा करो और मूवमेंट खड़ी करो। तो काशीराम जी ने उस रास्ते पर अमल किया। वो 72 के आसपास की या 71 के आसपास का किस्सा है। काशीराम जी और खापर्डे साहब वहां पर पूना में उस क्राउड में शामिल थे, जो क्राउड आरपीआई के लोगों का दादा साहब गायकवाड़ कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए इकट्ठा किया था। लोग विरोध कर रहे थे। विरोध करने में काशीराम जी और खापर्डे साहब भी थे, क्योंकि उस समय काशीराम जी और खापर्डे साहब जो है पूना में आरपीआई को मदद करते थे। और काशीराम जी ने अशोक नीड़े नाम के एक रिपब्लिकन पार्टी के नेता को पूना का महापौर बनाया था। मालूम नहीं होगा किसी को यह बात कि आरपीआई के आदमी को काशीराम जी ने महापौर बनाया था समाजवादी लोगों की मदद से। पूना के एसएम जोशी वगैरह वगैरह थे ना ये लोग, इनके। तो उस दौरान उन्होंने ये काम किया था। और जब दादा साहब गायकवाड़ ने लोगों की बात, विरोध की बात ना सुनते हुए कांग्रेस के साथ समझौता किया, तो खापर्डे साहब और काशीराम जी बहुत दुखी हो गए। और काशीराम जी पूना से गाड़ी पकड़कर दादा साहब गायकवाड़ को नासिक में मिलने के लिए गए। और दादा साहब गायकवाड़ को कहा कि दादा साहब, आप हमारे बहुत बड़े नेता है और आप जो है आरपीआई से आपको कांग्रेस के समझौता नहीं करना चाहिए। आप इंडिपेंडेंट लड़ो और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। वामसेप की तरफ से हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे, देश भर में करेंगे। पढ़े लिखे लोग चंदा भी इकट्ठा करेंगे। पूरी योजना, जो योजना उनके पास थी सफलता हासिल करने की, वो योजना उन्होंने दादा साहब गायकवाड़ को समझाई। जब दादा साहब गायकवाड़ को समझाई तो दादा साहब गायकवाड़ ने काशीराम जी को क्या कहा? काशीराम जी को कहा, काशीराम तुम पंजाब के रहने वाले हो, एक तो महाराष्ट्र के रहने वाले नहीं हो, दूसरा तुम नौजवान हो, तुमको राजनीति का कखग समझ में नहीं आता, और इसलिए तुमने जो प्लान मुझे समझाया वो होने वाला नहीं है। तो ना होने वाला काम करने के लिए तुम बोल रहे हो, तो ये बात होने वाली नहीं है और मैं तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं। गलत है तुम्हारी बात, ये होने वाला नहीं है काम। बहुत बार समझाया, एक बार, दो बार, तीन बार समझाया, मगर वो दादा साहब गायकवाड़ नहीं माने। तो काशीराम जी निराश होकर नासिक से पुणे आ गए। और पुणे आने के बाद फिर उन्होंने सोचा कि अब ये आंदोलन का भविष्य खत्म हो गया है, हमारा अब भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। अभी हमको इस मूवमेंट को रिवाइव करने का काम करना चाहिए। तो उन्होंने इसको रिवाइव करने का काम हाथ में लिया। दादा साहब गायकवाड़ ने कांग्रेस के समझौता अगर ना करते तो वामसेप नहीं बनती। वो घटना होने के बाद ही वामसेप बनाया काशीराम जी ने 72 को। ये घटना हुई उसके बाद बनाया। भाई बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है बहुत सारी बातें। ये बहुत खास बात बता रहा हूं जी, ये हिस्टोरिकल बातें हैं। और उसके बाद ये मूवमेंट रिवाइव किया और जो प्लान काशीराम जी ने दादा साहब गायकवाड़ को समझाया था वो उन्होंने अमल करके दिखाया, सफलता हासिल करके दिखाया जी। जब सफलता हासिल करके दिखाया तो उसी आरपीआई के नेताओं ने काशीराम चमार है ऐसा प्रोपेगेंडा महाराष्ट्र में किया जातिवाद का। मगर महाराष्ट्र के बाहर तो सारे चमारों ने ही बाबा साहब अम्बेडकर को अपना नेता स्वीकार किया था। उन चमारों ने तो नहीं कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर महार है। क्या बता रहा हूं, आप समझ रहे क्या? वाकई वाकई वाकई। हाँ, तो ये बात काशीराम जी के अनुभव से उन्होंने कहा था कि नेता के सामने नहीं जाना चाहिए और गधे के पीछे खड़ा नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने रास्ता तय किया
कि जिस जनता को ये लोग गुमराह कर रहे हैं उसको जगाओ और अल्टरनेटिव तैयार करो और सफलता हासिल करके दिखाओ, तब तुम्हारी बात लोग सुनेंगे। ये रास्ता काशीराम जी ने तय किया था, उस रास्ते पर काशीराम जी चले, उसको उन्होंने सफलता हासिल करके दिखाया, उसी रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। और इसलिए हम नेता के सामने जाते नहीं और गधे के पीछे खड़े नहीं होते। जी, तो ये जो जगाने जो आप कह रहे हैं ना, जो आप कह रहे हैं ना कि ये नेताओं को इकट्ठा करना चाहिए, वो तो काशीराम जी ने करने का प्रयास किया था। तो नेता लोग सुनते नहीं है, वो अपनी हाँकते रहते, चलाते रहते हैं। जी जी, वाकई वाकई। तो एक तरह से अगर हम देखें तो आपका जो ये प्रयास है, वाकई जागरूकता का प्रयास बहुत शानदार है और इसके असर भी नजर आ रहे हैं बहुत लोगों में। लखनऊ में आप सुनकर हैरान हो जाओगे, शिवपाल यादव और हमने जब रैली की ना लखनऊ में जी, 7 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। ये अभी की मायावती, मुलायम सिंह यादव आया उस रैली में और आने के बाद कहा, अरे हमारी सरकार समाजवादी की थी तब भी हम लोग इतना इकट्ठा नहीं कर पाए, इतना लोग आप लोगों ने कैसे इकट्ठा कर लिया। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जो है, हमारा सपोर्ट लेने वाले बीएमपी के, उसको पूछ रहे थे और हमने वहां जोर लगाया था ये लोग इकट्ठा करने के लिए। तो लखनऊ में अभी भी हम वो जो रमाबाई मैदान है ना जी, और रमाबाई मैदान में कोई कार्यक्रम ही नहीं लेता, या तो मायावती या काशीराम जी लेते थे, बाद में केवल हमने लिया और वो ग्राउंड हमने भरवा के दिखाया। अभी भी बड़ा कार्यक्रम 2022 में, अभी विधानसभा का चुनाव होगा, तो हम लोग गैर राजनीतिक रूप से 5-7 लाख लोग वहां इकट्ठा करने के काम में लगे हुए हैं और दिखाएंगे आपको जी। जो सिद्धांत बता रहा हूं कि जनता को जगाओ, जनता को तैयार करो और जनता का विकल्प खड़ा करो, नेताओं के सामने मत जाओ, गधे के पीछे मत खड़ा हो जाओ। नहीं, मैं इसी में एक बात जोड़ता हूं, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर सभी के साथ बताई है। ये महाराष्ट्र में एक आंदोलन चला था बहुत पहले, जिसमें नामांतरण का आंदोलन चला था, कई साल चला और कई लोग उसमें जो है शहीद भी हुए। लेकिन अगर सरकार बन जाती है तो वो सारी चीजें इतनी आसान हो जाती हैं, ये यूपी ने समझा दिया। तो अगर हम देखें तो आप जब भी बीएसपी के खिलाफ आप बोलते हैं, ये तो काफी बहुत लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन आप ये भी देखें कि बीएसपी ने बहुत सारे निर्माण कार्य भी किए हैं, बहुत सारे लोगों, बहुत सारे जिलों गांवों का नाम भी बदला है और उसको उस अनुभव को जो है उसको सम्मान भी दिलाया है। तो कई जो चीजें निर्मित की हैं, कई जो योजनाएं चलाई हैं जिसका दलितों को, बहुजनों को लाभ मिला है, तो इसके साथ जो अगर हम तौलें तो उनका जो ये जो दूसरी जातियों के साथ में या ब्राह्मणों के साथ में अगर थोड़ा बहुत तालमेल करके अगर वो राजनीति को अपना चला रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? देखो, आपके पास जानकारी का बहुत अभाव है। जानकारी आपसे ही बढ़ेगी सर। जानकारी का बहुत अभाव। मैं आपसे बात ये जो कर रहा हूँ, ये जो निर्णय हुए ना, पहली बार जब मायावती मुख्यमंत्री बनी तो आपको पता है मुख्यमंत्री काशीराम जी थे। इस वक्त हम एक ब्रेक लेते हैं और बहुत जल्दी दर्शकों हम वापस आएंगे और आपके साथ वामन जी की बाकी सवालों के साथ उनकी पूरी बातचीत आप तक पहुंचाएंगे।